हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में फ्लेमिंगो के 5th लेसन इंडिगो की समरी का अध्ययन करेंगे। इस लेसन को बच्चों लुइस फिशर ने लिखा है और वह यूएसए के राइटर हैं। उन्होंने इसको लिखा है और इन्होंने एक बुक लिखी है महात्मा गांधी जी के ऊपर। वो एक लॉन्ग बुक है, एक वॉल्यूम है और उसी का ये अंश है इंडिगो जो लिया गया है। और उस पुस्तक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसी का एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है ये इंडिगो लेसन। इंडिगो का मतलब होता है नील। ओके बच्चों, तो इसी नील पर केंद्रित है ये पूरा लेसन। और जो ये स्टोरी है बच्चों, इस स्टोरी को आप शुरू से अंत तक खूब ध्यान से सुनिए। और ये अगर आपने इस कहानी को खूब अच्छे से सुन लिया तो बच्चों आपको ये लेसन और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जो आपका राइटर है लुइस फिशर, ये 1942 यानी 1942 में सेवाग्राम में महात्मा गांधी जी से मिलता है। गुजरात में वहाँ पर मिलता है और गांधी जी से बातचीत करता है। और वहीं पर गांधी जी उसको बताते हैं कि किस तरह से मैंने 1917 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया। किस तरह से मैंने तय किया कि वो भारत को छोड़ दें। ओके, क्या होता है बच्चों कि 1916 यानी 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कन्वेंशन होता है, एक अधिवेशन होता है। उसमें गांधी जी आए हुए होते हैं और उन्हीं के साथ में वहाँ पर यानी 2301 यानी 2301 अन्य डेलीगेट्स होते हैं और बहुत से विजिटर वहाँ पर होते हैं। और उसी समय जब वो प्रोसीडिंग चल रही होती है, कन्वेंशन चल रहा होता है, अधिवेशन, तभी गांधी जी को याद आती है एक व्यक्ति के नाम का, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। वो राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण जिले का था और वह लैंडलॉर्ड्स यानी जिसको हम कहते हैं जमींदारों के इनजस्टिस का शिकायत करने के लिए लखनऊ में गया हुआ था। और वहाँ पर किसी ने उसको बताया कि आप इस संबंध में गांधी जी से बातचीत करिए। ठीक है, फिर वहाँ पर वो गांधी जी से बातचीत करता है और गांधी जी उसको बताते हैं कि हम जो है अभी मेरा बहुत ही बिजी कार्यक्रम है, मैं कानपुर मुझे अभी जाना है और देश के अन्य कोनों में मुझे जाना है। लेकिन वह व्यक्ति राजकुमार शुक्ला जो कि इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन रिसोल्यूट है यानी बहुत ही दृढ़ है, वह गांधी जी का साथ नहीं छोड़ता है और वह तय कर लेता है कि मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से वह गांधी जी के साथ साथ रहा, जहाँ कहीं गांधी जी गए वहाँ जाता रहा। और वो घूमते घूमते गांधी जी के साथ साथ अहमदाबाद में पहुँच गया और वहाँ अहमदाबाद में भी वह टिका रहा। और वह चाहता था कि गांधी जी उसको कोई एक डेट निर्धारित कर दें। ओके, कि किस डेट को वो चंपारण में चलेंगे। और चंपारण में जो किसान थे, जो नील की खेती करते थे, अपनी ज़मीन के जो 15% या यो कहें 3/20% पर किसानों को नील की खेती करनी होती थी और उस नील की खेती का पूरा प्रोडक्शन लैंडलॉर्ड्स को देना होता था। ओके, तो वो आदमी बहुत दृढ़ था और अहमदाबाद में जाता है और वहाँ पर हफ्तों रहता है। इसके बाद गांधी जी उसको डेट देते हैं, समय देते हैं और बताते हैं कि मुझे कलकत्ता जाना है, ओके, कोलकाता जाना है और आप वहीं आइए और मुझको वहीं से लेकर के चलिए। तो होता क्या है कि ये राजकुमार शुक्ला व्यक्ति ट्रेन से
उस कान यानी कोलकाता के अपॉइंटेड प्लेस पर बहुत पहले पहुंच जाता है और वहीं पर वो बैठा रहता है और जब गांधी जी का इंतज़ार करता है कि जब मीटिंग उनका ख़त्म हो तब उनको हम साथ लेकर के चलें। और गांधी जी जैसे ही मिलते हैं उसको, वह और गांधी जी दोनों ट्रेन पर सवार होते हैं और वहाँ से चंपारण के लिए चल देते हैं। तो वहाँ से जब चलते हैं तो चलते चलते उनको पहले पटना मिलता है। तो फिर पटना में जो राजकुमार शुक्ला है वह व्यक्ति गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर लेकर जाता है। तो संयोगवश राजेंद्र प्रसाद जी उस समय नहीं होते हैं, तो उनका नौकर होता है और नौकर उनको वहाँ एंट्री नहीं देता है, इसलिए गांधी जी और राजकुमार को बाहर ही बैठना पड़ता है। यहाँ तक कि बकेट यानी जो बाल्टी आप कहते हैं उससे कुएं में गांधी जी को पानी निकालना पड़ा और पानी निकालते समय उस व्यक्ति ने कहा कि आपके बकेट का पानी उसमें पुनः नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो कुआं का जो पानी है यानी सोर्स ऑफ वाटर है वह अपवित्र हो जाएगा। यानी ये भी शो करता है कि किस तरह से अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इस तरह की जो सोशल इविल्स थी किस तरह से व्याप्त थी। ओके, तो ये राजेंद्र प्रसाद वही है कि जिनके पास नील की खेती करने वाले पीड़ित किसान अपने केस को, अपने मुकदमे को लेकर के राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाया करते थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी एक बहुत बड़े वकील थे और इसके बाद में क्या होता है, यही राजेंद्र प्रसाद आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ओके, पटना में राजेंद्र बाबू के यहाँ से होने के बाद में जब चंपारण के रास्ते को गांधी जी चलते हैं तो वह तय करते हैं कि चलिए हम सबसे पहले फिर मुजफ्फरनगर चलते हैं और मुजफ्फरनगर चल करके वहाँ से हम जो शेयर क्रॉपर्स पीजेंट्स हैं उनके विषय में जानकारी हासिल करते हैं। फिर वो वहाँ पर चलते हैं और वहीं पर जब मुजफ्फरनगर में वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर वह एक प्रोफेसर हैं जिसका नाम है जे.बी. कृपालनी। तो जे.बी. कृपालनी को वो एक टेलीग्राम भेजते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे आपसे मिलना है। और जे.बी. कृपालनी जो है आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में जो है प्रोफेसर थे। और जब उनको ये टेलीग्राम मिलता है तो मैं अपने स्टूडेंट्स के पूरे समूह को लेकर के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, प्लेटफार्म पर, और वहीं पर गांधी जी का खूब जोरदार स्वागत करते हैं और काफ़ी बातें करते हैं, वहाँ पर जानकारी हासिल करते हैं। और इसके बाद में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी वहीं पर 2 या 3 दिन तक मुजफ्फरनगर में रहते हैं और वह टिकते हैं एक घर में, और वह घर है मालकानी। एक टीचर थे ये जो गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर थे जिनका नाम था मालकानी, उन्हीं के घर पर गांधी जी टिके। और आप सोच सकते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और गांधी जी का जो आंदोलन था, या यूँ कहें कि गांधी जी जो शेयर क्रॉपर्स पेजेंट्स को रिलीफ देने जा रहे थे वह अंग्रेज़ों की पॉलिसी के खिलाफ था। इसके बावजूद भी एक गवर्नमेंट टीचर गांधी जी को शरण देता है, गांधी जी वहाँ रहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसकी खबर अंग्रेज़ को थोड़ा सा भी लगती तो उस व्यक्ति के सर्विस पर आंच आ सकती थी। ओके, गांधी जी वहाँ रहे और इसके बाद में जब गांधी जी मुजफ्फरनगर में वहाँ पहुँचते हैं, 2-3 दिन तक रहते हैं, तो गांधी जी के वहाँ पर आने की खबर जंगल में आग की तरह पहुँच जाती है। और वहाँ पर जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, लायर्स हैं, वकील हैं जो कि शेयर क्रॉपर्स से जुड़े हुए हैं, वह सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं बहुत भारी मात्रा में। और गांधी जी उन भाषण देते हैं और उन लोगों की ब्रीफिंग करते हैं, यानी उनको दिशा निर्देश वहीं पर गांधी जी देते हैं। और जब गांधी जी को ये पता चलता है कि यहाँ के जो वकील हैं, ये जो पीड़ित किसान हैं, इनसे अधिक मात्रा में फीस की वसूली करते हैं, तो गांधी जी उनको डांटते हैं
और कहते हैं कि देखिए कोर्ट जाना बंद कर दीजिए, असली जो हमारी मुक्ति है या हमें असली रिलीफ तब मिलेगी जब हम डर से मुक्ति पा जाएंगे। ओके, उन्होंने कहा कि जो हमारा रियल रिलीफ है इज टू फ्री देम फ्रॉम फियर। जो ये किसान हैं इनको हम डर से बिल्कुल मुक्त कर दें, तभी हम उनको अच्छी तरह से रिलीफ हम दिला पाएंगे। उनको पता चलता है कि जो कृषि योग्य भूमि चंपारण जिले में है, वो चंपारण जिले की कृषि योग्य भूमि जो है ई स्टेट के द्वारा उसको डिवाइड कर दिया गया है और उसके मालिक इंग्लिशमैन हैं और उन्होंने टेनेंट्स को रख लिया है, यानी काश्तकारों को रख लिया है और वहीं उस पर कार्य करते हैं। और जो भी ज़मीन किसी भी काश्तकार के पास है उसको अपने संपूर्ण ज़मीन का 15% भाग पर या यूँ कहें 3/20 यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी और उस नील की टोटल प्रोडक्शन वो उनको लैंडलॉर्ड्स को दे देना होता था। ओके, तो ये शर्त रखी गई थी और इससे जो नील की खेती होती थी ये बहुत ही हानिकारक होती थी। जहाँ पर इसकी खेती की जाती थी जिस भाग में, वह भाग भूमि का भी बंजर हो जाता था। ओके, यह एक प्रकार से कॉमर्शियल खेती थी, इससे अंग्रेजों को काफ़ी फायदा होता था इससे। इसी बीच में खबर चलती है कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील को डेवलप कर लिया है, क्योंकि जर्मनी वगैरह देशों में ये सप्लाई होती थी और जब उनको पता चलता है जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं या इंग्लिशमैन हैं कि जर्मनी ने सिंथेटिक खेती को डेवलप कर लिया है, तो सोचते हैं कि उनका नुकसान होगा, उनका कॉमर्शियल जो पर्पस था इस इंडिगो खेती को कराने का वो अब घाटे में जाएगा। तो वो ये चाहते थे, उन्होंने किसानों से जो वहाँ थे पीजेंट्स, उनसे एक एग्रीमेंट करवा लिया था कि वह 15% भाग जिस पर इंडिगो की खेती करते थे उस भाग का अब जो जर्मनी या अन्य देशों में सप्लाई नहीं हो पाएगी, इससे जो अंग्रेज को या लैंडलॉर्ड्स को नुकसान होगा उसकी भरपाई वह किसान खुद करेगा। ओके, यानी नुकसान उसको हो और इसकी भरपाई भारतीय किसान करेंगे। ये बात आई इसमें। तो कुछ तो ऐसे थे कि जो अनपढ़ थे वो तैयार हो गए, उन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया कि हाँ हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे थे जैसे राजकुमार शुक्ला की तरह, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया और उन्होंने वकील किराए पर किया, वकील को लिया और उनकी मदद ली और वह कोर्ट जाने को तैयार हुए। ओके, जिन इलिटरेट यानी अनपढ़ या अशिक्षित किसानों ने सिग्नेचर कर दिया था कि वो 15% कंपनसेशन पूर्ति करेंगे, इसलिए क्योंकि नील की खेती बंद हो चुकी थी। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने वकील कर लिया था। ओके, लेकिन बाद में उन किसानों ने भी अपना रिपेमेंट लेना चाहा, अपना वापस लेना चाहा कि उनको भी उनकी जो 15% पर एग्रीमेंट हुआ था कि वो 15% भाग पर नील की खेती करेंगे और जब खेती बंद हो गई नील की तो वह उसका कंपनसेशन उनको देंगे। ओके, बाद में वो किसान भी तैयार हो गए कि वो कंपनसेशन नहीं देंगे, उनको वह पैसा जो कंपनसेशन के रूप में उन्होंने दिया था उसको किसानों से, उनको लैंडलॉर्ड से वापस चलना चाहिए। एट दिस पॉइंट गांधी जी रीच चंपारण, और इसी बात को लेकर के गांधी जी चंपारण में गए थे, इसी चंपारण को पहुंच गए थे। ओके, यही एक मुख्य कारण था जिससे वो चंपारण गए थे। फिर जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो वहाँ पर वह लोगों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं और वहाँ पर पूरी फैक्ट्स क्या है, पूरी सूचना इकट्ठा करते हैं और वो वहाँ पर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उसके सेक्रेटरी से मिलते हैं
और उनसे सूचना मांगते हैं कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कितने किसानों से आपने 15% का कंपनसेशन लिया है, क्या है। तो वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का सेक्रेटरी है वो कहता है यू आर आउटसाइडर एंड आई विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन टू एनी आउटसाइडर। फिर क्या होता है, गांधी जी चले जाते हैं वहाँ से और ब्रिटिश कमिश्नर से मिलते हैं जो तिरहुत, ओके, तिरहुत एक स्थान है जो चंपारण जिले में पड़ता था, ओके। उस चंपारण जिले के तिरहुत स्थान पर गांधी जी जाते हैं और ब्रिटिश कमिश्नर से मिलते हैं और पूरी बात बताते हैं, लेकिन वह बहुत ही एक बुरा व्यवहार गांधी जी के साथ करता है और उनको पुश कर देता है, धक्का दे देता है और कहता है कि आप शीघ्र ही तिरहुत को छोड़ दीजिए। और लेकिन गांधी जी उसकी बात को नहीं मानते हैं और वह कहते हैं नहीं, तिरहुत को हम नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद गांधी जी वहाँ से मोतीहारी को चले जाते हैं। और मोतीहारी क्या है, कि मोतीहारी चंपारण की कैपिटल मोतीहारी थी। गांधी जी वहाँ चले गए रेलवे से, और जब वहाँ रेलवे स्टेशन पर वो पहुँचते हैं तो वहाँ लोगों को पता चलता है कि एक महात्मा उनकी मदद करने के लिए आया है, ओके। तो वहाँ आसपास के सुदूर बहुत से किसान, बहुत सी जनता वहाँ इकट्ठा होती है और बड़े बड़े लायर भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक। और जब मोतीहारी में गांधी जी पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर वह एक ही घर को अपना एक हेडक्वार्टर बना लेते हैं और किसानों की समस्याओं का लेकर के इन्वेस्टिगेशन अपना वहीं से जारी रखते हैं और सारी सूचनाएं वहाँ से प्राप्त करते हैं। और ये इतने वॉलंटियर्स हो जाते हैं उन सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कि हर जगह से सूचनाएं आने लगती हैं और पूरी हलचल उस एरिया में फैल जाती है। इसी के बीच में एक रिपोर्ट आता है कि एक किसान है जो पास के गांव में ही है और उसके साथ जो लैंडलॉर्ड्स हैं वह बहुत ही मल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अर्थात बहुत ही उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। फिर जब गांधी जी को इस बात की खबर लगती है तो वह वहाँ जाने का निश्चय कर लेते हैं और वो वहाँ पर एक हाथी से जाते हैं, ओके। और तभी जो सुपरिंटेंडेंट है उसको पता चल जाता है कि गांधी जी मोतीहारी जा रहे हैं और उस गांव को पर्टिकुलरली जा रहे हैं जहां पर एक पीजेंट को मल ट्रीट किया गया है। तो फिर वह जो सुपरिंटेंडेंट है अपना एक मैसेंजर भेजता है कि जा करके गांधी जी को किसी तरह से रोको। तो वह ओवरटुक कर लेता है गांधी जी को, गांधी जी से आगे निकल जाता है और गांधी जी से ना जाने की बात कहता है और उनको रोकता है। गांधी जी उसका आदेश मान लेते हैं क्योंकि वो डिसओबे करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो लॉ अबाइडिंग पर्सन थे, कानून का पालन करते थे। वह गांधी जी को रोक लेता है, गांधी जी उसकी बात मान लेते हैं। फिर वापस आते हैं, वह वापस आता है गांधी जी को लेकर के सुपरिंटेंडेंट के पास और उसको एक यानी गांधी जी को एक सरकारी पत्र दिया जाता है कि आप शीघ्र ही चंपारण को छोड़ दीजिए, यहाँ से चले जाइए। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, गांधी जी कहते हैं मैं आपके इस आदेश को डिसओबे करूँगा, इस आदेश को नहीं मानूंगा। गांधी जी जब डिसओबे कर देते हैं कि वह चंपारण को नहीं छोड़ेंगे तो उनको एक समन दिया जाता है कोर्ट में बुलावा के लिए एक समन दिया जाता है कि वह कोर्ट में अगले दिन उपस्थित हों। फिर क्या होता है, गांधी जी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अन्य प्रभावशाली लोगों को टेलीग्राम करते हैं कि आप अन्य प्रभावशाली लोगों के साथ में आइए, ठीक। और इसके बाद क्या होता है, सुबह जो मोतीहारी है जो कि कैपिटल है उसका चंपारण का, उस मोतीहारी वहाँ के किसानों से आसपास के
और वहाँ इतने ज़्यादा वकील इकट्ठा हो जाते हैं, लॉयर्स इकट्ठे हो जाते हैं कि पूरा मोतीहारी जो है ब्लैक हो जाता है। वहाँ इतनी बड़ी ज़्यादा संख्या हो जाती है और कोर्ट के बाहर खूब ज़बरदस्त प्रदर्शन होता है। और वह प्रदर्शन इस बात को शो करता था कि जो ब्रिटिश हैं या ब्रिटिशर्स हैं उनके प्रति जो इंडियंस या इंडियंस जो उनसे डरे हुए हैं उस डर से मुक्ति की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है, उस बड़ी भीड़ को देख करके, वकीलों के इतने बड़े समूह को देख करके, इतनी बड़ी हुजूम को देख करके वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, वो असहाय फील होते हैं और वह गांधी जी से खुद निवेदन करते हैं कि आप इस भीड़ को कंट्रोल करिए। फिर गांधी जी खुद उस भीड़ को कंट्रोल करते हैं और इतने ठोस सबूत जो शेयरक्रॉपर्स का, किसानों का लैंडलॉर्ड्स ने किया था, इतना ठोस सबूत देते हैं कि उस ठोस सबूत को देख करके लैंडलॉर्ड्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज हैं, सरकार है, वह एकदम पगला जाती है। ओके, फिर क्या होता है, कोर्ट में मुकदमा चलता है, गांधी जी की पेशी होती है, लेकिन वहाँ पर केस चालू नहीं किया जाता है। केस को जानबूझ करके रोका जाता है क्योंकि वहाँ पर गांधी जी का कोई दोष नहीं प्रतीत होता है। फिर वह सोचते हैं कि जो इस केस के विषय में और आगे उच्च अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से डिस्कस किया जाए। और इसी बीच में जो जज है वो गांधी जी को 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय देता है कि हम आपको 120 मिनट का समय देते हैं, आप अपना बेल जमानत करा लीजिए। लेकिन गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं, हम लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं, हम नहीं कराएंगे। और गांधी जी जब रिफ्यूज कर देते हैं तब क्या होता है, वह जज खुद गांधी जी को छोड़ देता है। और गांधी जी कहते थे कि हम कानून को तो भाई नहीं तोड़ेंगे, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम वैसे ही करेंगे जैसी मेरी आत्मा कहती है। ओके, अब जब इस तरह की स्थिति उस जज के सामने उपस्थित हो जाती है कि वो जज स्वयं नहीं जान पाता है कि वह क्या करे इस मैटर में, फिर सोचता है कि हायर अथॉरिटी से ही बात की जाए। इसके बाद क्या होता है, इसी बीच में गांधी जी का कोर्ट में जाना, गांधी जी के ऊपर मुकदमा की ये तैयारी करना, ये सब खबर बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। और इसके बाद अन्य बहुत से वकील जो है बिहार से आ जाते हैं, बहुत ही कुशल वकील आ जाते हैं, किसान आ जाते हैं। उन वकीलों में आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन सभी को टेलीग्राम किया गया था, ये वकील आ जाते हैं, जिसमें आपके राजेंद्र प्रसाद जी, बृज किशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक और अन्य कई जो प्रोमिनेंट लोग हैं बिहार के, वो आ जाते हैं। और फिर उन सभी की एक सभा करते हैं, एक सम्मेलन गांधी जी कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई मान लीजिए कि मुझको जेल हो गया तो आप लोग क्या करेंगे। इस पर वहाँ से जो वकील आए थे वो आए थे गांधी जी को कानूनी सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। वो कहते हैं कि मैं तो एडवाइस देने के लिए आपको आया था और यदि आपको जेल हो जाती है तो मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं है या यहाँ पर रुकने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। पर गांधी जी एक ऐसी बात उनसे कहते हैं, लेकिन जो ये पीजेंट्स हैं, ये किसान हैं, ये शेयर क्रॉपर्स हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनकी क्या स्थिति होगी। फिर लोग चर्चा करते हैं कि बताइए एक अजनबी, यू कैन से आउटसाइडर है, क्योंकि गांधी जी गुजरात के थे, मैटर आपका बिहार का है, कि एक अजनबी या यू कैन से एक बाहरी वाला व्यक्ति है, वो हम लोगों की यहाँ मदद करने के लिए और हमारे लोगों की मदद करने के लिए, हमारे किसानों की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और हम लोग ये हैं कि यहीं का हो करके जो ये किसान हैं हमारे ही ज़िले के, हमारे ही एरिया के हैं, इनको हम छोड़कर चले जाएंगे
और वह व्यक्ति इनके नाते जेल चला जाएगा। इस बात को जब उनके सामने रखी जाती है, आपस में जब चर्चा करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, तब वो बड़ा ही शर्मिंदगी उनको महसूस होती है और वो तब वो तैयार हो जाते हैं, नहीं हम गांधी जी का फॉलो करेंगे, कोर्ट तक फॉलो करेंगे और जेल तक फॉलो करेंगे, जहां गांधी जी जाएंगे वहां पर हम जाएंगे। जब इस प्रकार से गांधी जी को उन लोगों का समर्थन मिल जाता है, तब गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, द बैटल ऑफ चंपारण वाज ओन। ओके, वो कह दिया उन्होंने कि जो गांधी जी ने आश्वस्त हो गए कि चंपारण की जो बैटल थी उसको हम जीत लिए। इसके बाद वहाँ पर जो जनता थी, वहाँ पर जो एडवोकेट्स थे, उनको गांधी जी ने 2 ग्रुप में बांट दिया और कहा दोनों ग्रुप में से 2 ग्रुप रहेंगे, प्रत्येक ग्रुप से पहले 2 व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी देगा, यदि यह सरकार गिरफ्तार करती है तो। ओके, तो गांधी जी तैयार थे कि उनको पेनाल्टी दिया जाए, उन्होंने जो कानून तोड़ा है या गलत किया है उसकी पेनाल्टी दिया जाए, लेकिन सरकार खुद नहीं जानती थी कि क्या किया जाए, इसलिए उसने उनको छोड़ दिया था। और फिर क्या होता है, सेवरल डेज लेटर में गांधी जी को एक लेटर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, एक कम्युनिकेटिंग लेटर दिया जाता है और उस लेटर में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उस प्रोविंस का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने आदेश दिया है कि जो केस चल रहा है गांधी जी के ऊपर, उस केस को ही ड्रॉप कर दिया जाए, यानी वह केस ना चलाया जाए। तो इस प्रकार से बच्चों, जब उस केस को न चलाने की अनुमति मिल गई तो ये हुआ कि पहली बार भारत के इतिहास में सिविल डिसओबीडियंस की ट्रियम्फ हुई। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब सविनय अवज्ञा, जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा का, ठीक, विजय हुई। भारत के इतिहास में पहली बार सविनय अवज्ञा का विजय हुआ या सविनय अवज्ञा की जीत हुई भारत के इतिहास में। फिर क्या होता है बच्चों, गांधी जी और अन्य बहुत से वकील और जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन लोगों ने शेयरक्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम थी उस पर इंक्वायरी करने के लिए और आगे बढ़े, इंक्वायरी शुरू कर दी और इंक्वायरी के लिए लोगों को क्षेत्रों में भेजा जाने लगा, वहाँ वकील जाने लगे, जांच करने वाले जाने लगे और उस पूरी एरिया में हलचल हो गई और तीव्र विरोध लैंडलॉर्ड्स का वहाँ पर शुरू हो गया। जो जमींदार थे उनका तीव्र विरोध शुरू हो गया और जब विरोध शुरू हो गया, फिर ये खबर जब सरकार की चूंकि निगाह उन पर थी तो गांधी जी को बुलाया गया। किसके द्वारा बुलाया गया बच्चों? सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया। और इस सर एडवर्ड गेट ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इन्होंने गांधी जी को बुलाया और इनको चारों तरफ से 4 एंगल से इनका इंटरव्यू लिया। गांधी जी का 4 बार इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि एक सरकारी कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि नील की खेती से रिलेटेड किसान हैं, उनके प्रॉब्लम्स पर इंक्वायरी की जाएगी। ओके, और जब इस कमीशन के गठन की बात आ गई तो उसमें यह हुआ कि भाई उस में किसानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन कौन लोग होंगे। तो उस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, यानी सरकार के लोग थे। और गांधी जी को भी किसानों के प्रतिनिधित्व के रूप में एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी वहीं टिक गए कि हम यहाँ के जो शेयरक्रॉपर्स हैं इनकी समस्या का निदान करके ही जाएंगे। तो गांधी जी अनइंटरप्टली यानी लगातार कंटिन्यूअस 7 महीने तक वहाँ रहे और इसके बाद वह ऑकेजनली वह कैजुअल विजिट बिहार का और चंपारण का करते रहे। तो जब ये कमीशन सेटअप कर लिया गया इंक्वायरी का, तो इस कमीशन ने जो लैंडलॉर्ड्स थे
उनके खिलाफ माउंटेन्स हाई एविडेंस इकट्ठा कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर दिया। और फिर क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे ये लोग तैयार हो गए कि ठीक है हम रीपे करेंगे किसानों को, जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको रीपे कर देंगे। इस बात को उन्होंने सिद्धांततः मान लिया, लेकिन अब बात आई कि वो कितना उनको वापस करेंगे। तो फर्स्ट डिमांड जो रखी गई थी गांधी जी के द्वारा, या जो किसान के प्रतिनिधित्व थे गांधी जी इनके द्वारा रखी गई 50%, लेकिन 50% पर थोड़ा कुछ बात कम बन पाई या नहीं बन पाई थी, इसलिए बात रखी गई 25% की। तो 25% पर वह मान गए और तैयार हो गए कि 25% हम वापस कर देंगे। गांधी जी इस बात से सहमत हो गए। गांधी जी कहते हैं कि वह रीपेमेंट 25% का हो या 50% का, रीपेमेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि ये महत्वपूर्ण ज़्यादा रहा है कि ये जो बिग प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो अपने को लॉ से ऊपर मानते थे, वह अब यह मानने लगे कि कानून उनसे ऊपर है और जो है वह खुद ऑब्लाइज्ड हो गए, एहसानमंद हो गए, गांधी जी के एहसान के नीचे दब गए कि चलो मुझको पूरा टोटल 50% देना पड़ता, लेकिन चलो इतनी गरीमत है कि मैं 25% ही दे करके छुट्टी पा जा रहा हूँ। यानी वह खुद एहसानमंद फील करने लगे। इस प्रकार से किसान ने ये देखा कि कानून ऊपर है और हम इकट्ठा होकर के जो है अपने समूह के बल पर, कानून के बल पर और कानून का पालन करते हुए किसी भी गलत चीज़ का विरोध कर सकते हैं। और उनको ये एहसास हो गया कि कानून सबसे ऊपर है। कि कुछ ही वर्षों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी ई स्टेट को छोड़ दिया और वह पूरी भूमि किसानों को चली गई, और जो इंडिगो की खेती थी, शेयर क्रॉपिंग थी, वह हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ओके, तो इस प्रकार से चंपारण की विक्ट्री हो गई। ओके, और गांधी जी ने केवल इतना ही नहीं, वहाँ की जो चंपारण है, चंपारण की स्वास्थ्य की, वहाँ की शिक्षा की और अन्य सुधार के लिए भी बहुत से कार्य वहाँ किए, बहुत से निर्देश दिए हैं। उसके विषय में हम आगे अध्ययन करते हैं। ओके, गांधी जी चंपारण की जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सॉल्यूशन था, यानी जो राजनीतिक और आर्थिक सॉल्यूशन था, इससे संतुष्ट नहीं थे। वो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस है, सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा था वहाँ पर चंपारण में। इसीलिए उन्होंने वहाँ के कुछ टीचर, जिसमें महादेव देसाई और नरहरि पारिक थे, उन लोगों से अपील किया, और ये टीचर बाद में गांधी जी के शिष्य भी हो गए। और उनकी पत्नी वहाँ खुद एक वॉलंटियर के रूप में उसने कार्य किया, यानी उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। उन्होंने खुद वॉलंटियर का मतलब स्वयं बिना किसी पेमेंट के काम किया। इसके अतिरिक्त वहाँ पर अन्य और उन्हीं के साथ शामिल होते गए, यहाँ तक कि गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा था देवदास गांधी, वो भी आया। और वहाँ पर पहली बार जो 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए, जहाँ पर कस्तूरबा ने लोगों को शिक्षा दिया और वहाँ पर सैनिटेशन माने स्वच्छता और सफाई की शिक्षा दी। ओके, और इस प्रकार से वहाँ पर पहली बार एक शिक्षा की शुरुआत की गई, अलग जगाया गया। ओके, इसके अलावा हेल्थ कंडीशन जो थी वहाँ की चंपारण की बहुत ही दयनीय थी। ओके, तो वहाँ पर 6 महीनों के लिए, ठीक, गांधी जी ने डॉक्टर्स से वॉलंटियर के रूप में कार्य करने के लिए कहा। और उस समय आज की तरह दवाइयाँ नहीं थी बच्चों, उस समय केवल 3 ही दवाई उपलब्ध थी वहाँ पर। एक था कैस्टर ऑयल, जिसको आप एरंडी का तेल कहते हैं, एक क्विनेन कहते हैं, और एक सल्फर ऑइंटमेंट। ये केवल 3 ही तरह की दवाइयाँ थी। ओके,
और इन दवाइयों को जो पीड़ित लोग थे, जैसे कोनेन है, इसको मलेरिया में यूज किया जाता है, सल्फर आपको स्किन डिजीज में हो, और कैस्टर ऑयल आपके माउथ में शोर हो या आपको कॉन्स्टिपेशन हो, अपच हो, उसमें यूज किया जाता है। ओके, और इस प्रकार से इन दवाइयों के साथ साथ में गांधी जी ने वहाँ के लोगों को स्वच्छता यानी अपनी सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। और गांधी जी जो स्वच्छता के एक प्रकार से प्रेरणा माने जाते हैं, उन्होंने इसके महत्व को लोगों को बताया। और गांधी जी जब यहाँ चंपारण में रह रहे थे तो उनकी जो एक आश्रम है, आप भलीभांति परिचित है, साबरमती आश्रम, वहाँ का संचालन भी वो यहीं से किया करते थे। वहाँ यहाँ से डिमॉन्स्ट्रेशन देना, संकेत यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन देना, वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, पोजीशन है, उस पर निगाह रखना, इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को वो भी किया करते थे। और स्वच्छता के संबंध में उन्होंने वहाँ निर्देश दिया कि जो लैट्रिन के पुराने गड्ढे हैं उन गड्ढों को फिलअप कर दिया जाए और नए लैट्रिन के गड्ढे खोद दिया जाए, क्योंकि जो पुराने गड्ढे हैं वह नियरली भर चुके हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। तो इस प्रकार से बच्चों जो चंपारण का एपिसोड रहा है वह देश के इतिहास में एंड इवन इन गांधी जी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा है। और इसमें गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया इस चंपारण की विजय के माध्यम से कि कोई भी हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या कोई भी विदेशी या कोई भी ब्रिटिशर्स, हमारे अपने देश में, हमारे अपने ज़मीन पर मुझको कोई आदेश नहीं दे सकता है। ओके, वह भारत को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने। और उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ तक कि स्वयं सूत का चरखा चलाया था। भारत को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया और इसी जो उनका जो अहिंसा का पथ था, इसी के पथ पर चल करके उन्होंने देश को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और देश को आज़ादी दिलाई। ओके, तो बच्चों अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यानी जब चंपारण के एक्शन का शुरुआत था तब उसमें एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। ये चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो गांधी जी का बहुत ही एक भक्त था, डिवोटेड भक्त था गांधी जी का, और वह उनके सिद्धांत यानी शांतिवाद में विश्वास करता था। गांधी जी का बहुत ही डिवोटेड फॉलोवर था और उसकी ड्यूटी लग गई फिजी आइसलैंड में, उसकी ड्यूटी लग गई। तो वह अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले गांधी जी से मिलना चाहता था और उनको फेयरवेल कहना चाहता था। तभी क्या होता है कि गांधी जी के कुछ जो फ्रेंड लॉयर्स थे, कुछ वकील थे जो उनके मित्र थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि ये अंग्रेज है, ब्रिटिश सरकार का है, आप अगर इससे कुछ हेल्प या सपोर्ट ले लें तो हमको इस लड़ाई में सरलता मिलेगी, हो सकता है कुछ सरलता मिले या आसानी से हम यह लड़ाई जीत सकें। किंतु गांधी जी ने इस बात से इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं, हम किसी अंग्रेज से या किसी ऐसे विदेशी से जिसके खिलाफ हम खुद लड़ रहे हों, जिसकी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हों, जो हमारे लोगों का दमन कर रही हो, शोषण कर रही हो, उससे हम हेल्प नहीं ले लेंगे, मुझे हेल्प नहीं लेना चाहिए। और यदि हम उससे हेल्प लेते हैं तो वो हमारे हृदय की वीकनेस साबित होगी, हमारी कमजोरी साबित हो जाएगी। इसलिए हमको अपने खुद पर डिपेंड रहना है। और उनकी इस बात से बहुत राजेंद्र प्रसाद बाबू बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से गांधी जी ने हम लोगों को सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की एक शिक्षा दी, एक पाठ दिया। ओके, इस प्रकार से बच्चों आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, ये तीनों चीज़ें इस स्टोरी में बाउंड हैं, एक दूसरे से गुथी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देश की आज़ादी इससे जुड़ी हुई है, अपनी आत्मनिर्भरता जुड़ी हुई है
और जो हमारे किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी समस्याओं के अगेंस्ट हमारी लड़ाई इससे जुड़ी हुई है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। और स्टोरी बहुत बड़ी है, डिटेल है, किंतु अगर आप इसको शुरू से अंत तक पूरा सुनेंगे तो आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।